जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी की जो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो किताब है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, उस किताब का जो 5वां चैप्टर है, जो कि हमारी सिलेबस का जो आखिरी चैप्टर है, उस चैप्टर को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो उस चैप्टर का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक राइट्स। इसका मतलब क्या हुआ? लोकतांत्रिक अधिकार। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, यानी किसी भी डेमोक्रेटिक देश के अंदर उसका जो सिटीजन होता है, उस देश की जो पॉपुलेशन होता है, जो लोग होते हैं, उन लोगों का जो अधिकार होता है, उसी को डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार बोला जाता है। तो किसी भी देश को, अगर वो देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस देश का जो रूलर है, जो उस देश को शासन करने वाले हैं, जो पॉलिटिकल पावर है, वो पॉलिटिकल पावर उस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉज, जो रूल्स, जो रेगुलेशंस, जो प्रोसीड्योर लिखा है, उसी के हिसाब से देश को रूल करेगा, यानी देश को चलाएगा। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस देश की जो लोग हैं, उस देश की जो सिटीजन्स है, तो उनके लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स, उन सारे सिविलियंस का राइट्स क्या है, उन सारे राइट्स के बारे में उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा रहता है। तो गवर्नमेंट को उन सारे राइट्स को, जो कॉमन पीपल है, जो उस देश की सिटीजन्स है, जो उस देश की जो सिविलियन पॉपुलेशन है, उसको प्रोवाइड करवाना होता है। एक तरीके से हम लोग ये मान सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो लोग है, जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन, उन सारे लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स, जो राइट्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाना होता है, उन सारे राइट्स को हम लोग डेमोक्रेटिक राइट्स बोलते हैं। तो इसी टॉपिक के ऊपर, इसी राइट्स के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू होने से पहले ही जो मेन टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है, उन सारे टॉपिक को एक बार ओवरव्यू में देख लेंगे। तो सबसे पहला वाला टॉपिक क्या है? देखिए, इस चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। तो अगर किसी भी सिचुएशन में अगर लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिलता है, तब ज़िंदगी कैसा होता है, पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जब हम लोग समझेंगे कि कितना तकलीफ़ वाला सिचुएशन हो जाता है अगर डेमोक्रेटिक राइट आपके पास ना हो, तो तब जाके हम लोग ये जो राइट्स है, इसका सही तरीके से जो इवैल्यूएशन है, वो यानी मूल्यांकन है, वो कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लाइफ विदाउट राइट्स। कोई भी डेमोक्रेटिक राइट छोड़ के ज़िंदगी कैसा होता है। फिर राइट्स इन डेमोक्रेसी। हर एक डेमोक्रेसी के अंदर क्या राइट्स लोगों को दिया जाता है। उसके बाद क्या है? राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के लिए क्या क्या डेमोक्रेटिक राइट्स लिखा गया है। उसके बाद एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। आज के टाइम में एक देश की मान लीजिए भारत के अंदर जो भारत के लोगों को जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स मिलता है, उस राइट्स को कैसे और भी एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग, मतलब गवर्नमेंट और क्या क्या राइट्स लोगों को दे सकता है, बेसिक राइट्स, इसका जो स्कोप है उसको कितना हम एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। और आखिर में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम परफेक्ट तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। उन सारे राइट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लाइफ विदाउट राइट्स, विदाउट डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ये जो चीज़ है, विदाउट लाइफ विदाउट डेमोक्रेटिक राइट्स, ये हम 3 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जाम्पल किसका लेंगे? प्रिजन इन गुआंतानामो बे। गुआंतानामो बे ये कहाँ पे है? ये क्यूबा देश के एकदम साउदर्न पोर्शन में अगर हम लोग आए, तो ये वाला पोर्शन है गुआंतानामो बे। तो ये जो एरिया है, ऐसे तो देश पूरा क्यूबा का है, लेकिन ये जो एरिया है, ये छोटा सा एरिया, ये यूएस नेवी के कंट्रोल में आता है। ये यूएस नेवी के कंट्रोल में आता है। तो इस गुआंतानामो बे में एक प्रिजन था, मतलब एक तरीके का जेल था। उसी जेल के बारे में आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो ये जो जेल हम लोग क्या देख लिए, हम अमेरिकन नेवी के अंडर ये जेल था। तो अब कहानी के बारे में आते हैं। देखिए, हम लोग सभी लोग जानते हैं 9/11 जो टेररिस्ट अटैक हुआ था न्यूयॉर्क शहर के ऊपर।
जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो प्लेन क्रैश हुआ था, वो क्रैश होने के बाद 9/11 का टेररिस्ट अटैक जब न्यूयॉर्क शहर में हुआ, यूएस की शहर जो एक मेन सिटी है यूएस के अंदर, तो जब ये अटैक हुआ उसके बाद सारे यूएसए के अंदर जितना भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ थी, CIA मान लीजिए, FBI मान लीजिए, सारे लोग हरकत में आ गए थे। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने टोटल 600 लोगों को डिटेंड किया, 600 लोगों को पकड़ा कि इनके ऊपर ये चार्जेस लगाया कि शायद ये लोग टेररिस्ट अटैक के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। ये जो इमेजिनेशन है यूएस गवर्नमेंट का, ऐसे संदेह की वजह से इन 600 लोगों को डिटेंड किया। उसके बाद उनको कहाँ भेजा, ग्वांतानामो बे में। ये कहाँ पे है, क्यूबा के एकदम साउदर्न पोर्शन में। तो वो एरिया, उसमें उस प्रिजन के अंदर क्या हुआ, यूएस आर्मी ने इन लोगों को डिटेंड किया और विदाउट इन्फॉर्मिंग देयर फैमिलीज। इन जो 600 लोगों को यूएस आर्मी ने डिटेंड किया था, उनके फैमिली को ये इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था, मतलब उनको फैमिली को मालूम ही नहीं अपने लोग कहाँ गायब हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, इसी जेल के अंदर इनको डाला गया, ग्वांतानामो बे के अंदर जो जेल था, उस जेल के अंदर इनको डाला गया और यूएस आर्मी ने इनको इंटरोगेट किया, कि पूछने लगा कि आप इन टेररिस्ट को जानते हो कि नहीं, ये कैसे हुआ, इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि नहीं। ये सारी चीज़ वहाँ पे इंटरोगेशन में पूछने लगे और इन सारे 600 लोगों को बैडली ट्रीट किया गया और टॉर्चर किया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो लोग यहाँ पे बंदी बनाए गए थे, इनको, ये लोग के पास कोर्ट का अप्रोच करने की राइट नहीं था। मतलब एक तरीके से जो हर इंसान का एक बेसिक राइट होता है कि वो अपना जो बातें है वो कोर्ट के अंदर अपील करके अपना बात रख सकता है, लेकिन कोई भी इनका जो अपील है ये माना नहीं गया। फैमिलीज़ को इन्फॉर्मेशन कुछ था नहीं और इन लोगों को भी अपना जो कोर्ट में अपील करने का जो सुविधा था, जो राइट था, वो डिनाई किया गया। और उसके बाद क्या हुआ, जो कि वायलेशन ऑफ यूएस लॉज एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो भी इंटरनेशनल लॉज और यूएस का खुद का जो लॉज है उसी लॉ को वायलेट करते हुए ये सब हुआ। इन लोगों को कोर्ट में अपील करने नहीं दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स, बाद में क्या हुआ, ये जितना भी प्रिजनर्स को ये लोग पकड़े थे उनमें से 99%, 95 से 99% लोग क्या, उनका कोई गिल्टी था ही नहीं, उनका कोई गिल्टी था ही नहीं, वो इस टेररिस्ट अटैक के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। बस यूएस गवर्नमेंट को लगा कि शायद ये जुड़ा हुआ हो सकता है, इसी संदेह के साथ उनको डिटेन किया गया, उठाया गया। लेकिन लास्ट में जब सारे प्रोटेस्ट हुआ, चारों ओर प्रोटेस्ट होने लगा कि हमारे लोग कहाँ गायब हो गए, तो उसके बाद जो इन सारे लोगों को लास्ट में क्या पाया गया, ज़्यादातर लोग नॉन गिल्टी पाया गया, मतलब इनका कोई दोष था ही नहीं। लेकिन फिर भी इनको उठाया गया, इनका जो भी बेसिक राइट्स था, जो डेमोक्रेटिक राइट्स था, जो फंडामेंटल राइट्स था, वो सारे कुछ वायलेट हो गया। इनका ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो गया, इनके ऊपर टॉर्चर हुए, जो मेंटल ट्रॉमा इनको झेलना पड़ा, वो पूरा ज़िंदगी इनको उसका जो भार है उसको लेके चलना था। तो एक तरीके से इन सारे लोगों का ज़िंदगी एक तरीके का बर्बाद हो गया। जब यही चीज़ इस एग्जाम्पल से हम लोगों की ये समझ में आता है, जब भी किसी का फंडामेंटल राइट्स यानी डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेट होता है, तो तब जाके उस इंसान का पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाता है। तो पहला जो एग्जाम्पल है ये हम लोग समझ लिए। अब दूसरा एग्जाम्पल में चलेंगे हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल हम किसका लेंगे, सऊदी अरबिया का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो देश है सऊदी अरबिया, ये रूल्ड बाय हेरिडेटरी किंग। यहाँ पे एक तरीके का एक रॉयल फैमिली है, उनका ही राज चलता है। तो उस रॉयल फैमिली में एज ए हेरिडेटरी उसका जब कोई भी वारिस आता है, वही इंसान इस देश को शासन करता है। इस देश के अंदर कोई भी वोट इलेक्शन नहीं होता है। तो पहला क्या राइट वायलेट हो गया, यहाँ पे पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग देयर रूलर्स। यहाँ पे जो देश को शासन कर रहा है उसी फैमिली के पास पूरा का पूरा पावर है, लोगों के पास कोई पावर है ही नहीं कि हम इलेक्ट करके नया रूलर लेके आए अपने हिसाब से। तो पहला जो बेसिक राइट है वो वायलेट यहाँ पे हो गया। फिर किंग सिलेक्ट्स लेजिस्लेचर, जजेस एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर भी मतलब लॉ भी किंग बनाता है, उसका एग्जीक्यूशन भी किंग करता है और जज के ऊपर पूरा कंट्रोल है। यानी जो हर एक डेमोक्रेसी का जो एक राइट होता है कि जो जुडिशरी का जो सिस्टम है, यानी जो जजेस लोग हैं, ये लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, इनके ऊपर कोई पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनका कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो लेकिन सऊदी अरब में क्या होता है, ये किंग का पूरा कंट्रोल रहता है इन सब के ऊपर।
क्योंकि किंग ही सिलेक्ट करता है जज कौन बनेगा, एग्जीक्यूटिव कौन बनेगा और लेजिस्लेचर यानी लॉ कौन बनाएगा। ये हो गया दूसरा कारण। फिर तीसरा कारण क्या है, किंग कैन चेंज द डिसीजन ऑफ जज। देखिए हमारे यहाँ पे भारत में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कुछ बोल दिया वो फाइनल हो जाता है, उसके बाद कोई डिस्कशन ही नहीं होता, बातचीत ख़त्म। लेकिन सऊदी अरब में क्या होता है, किंग कैन चेंज द डिसीजन ऑफ जज, यानी कोई भी अगर कोई जज है सऊदी अरब के अंदर, उनका जो डिसीजन है उस डिसीजन को किंग चेंज कर सकता है। तो एक तरीके का आप ये समझ लो कि सऊदी अरब के अंदर जजेस यानी जुडिशरी जो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तीसरा वायलेशन हो गया। फिर चौथा क्या है, मीडिया कांट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक। अगर वहाँ पे किंग कुछ चीज़ पसंद नहीं करता है, यानी एक तरीके का मान लीजिए मीडिया किंग के खिलाफ कुछ रिपोर्ट कर भी नहीं सकता वहाँ पे। अगर किंग के खिलाफ कुछ रिपोर्टिंग हुआ तो उस मीडिया हाउस के ऊपर कार्रवाई हो जाएगा। फिर क्या, नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वहाँ पे देखिए आज के टाइम में ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़ा वहाँ पे जो हिंदू रिलीजन्स है हम लोगों का, वहाँ पे 2-4 मंदिर भी बना है सऊदी अरब के अंदर। लेकिन पहले क्या था, नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वहाँ पे एक ही रिलीजन था इस्लाम का, सारे लोगों को इस्लाम को मानना पड़ता है। और जो लोग इस्लाम धर्म से नहीं आते हैं वो लोग, उनका जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो उनको घर के अंदर ही करना पड़ता है, बाहर जाके वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। ये पहले का सिस्टम था। आज के टाइम में थोड़ा सा सऊदी अरब एडवांस हुआ है और वहाँ पे हमारे जो हिंदू देव देवी है उनका मंदिर भी वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है। और चौथा लास्ट 6 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, वुमेन्स आर सब्जेक्टेड टू पब्लिक रिस्ट्रिक्शन। देखिए पहले क्या था, ये भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। देखिए सऊदी अरब धीरे धीरे करके ना वो एडवांसमेंट की तरफ पैर आगे कर चुका है। पहले जितना वो लोग रिजिड था, अब धीरे धीरे करके उनका जो रिजिडिटी है, जो रिलीजियस रिजिडिटी है, उसको धीरे धीरे फ्लेक्सिबल कर रहा है सऊदी अरब। क्योंकि उनको भी समझ में ये आ रहा है कि हम लोग जितना रिजिड रहेंगे उतना हम लोगों का जो डेवलपमेंट है वो रुक के रहेगा। तो यहाँ पे ये जो दो चीज़ है, लास्ट वाला 5 और 6 नंबर का पॉइंट, क्योंकि पहले जो औरत लोग थे सऊदी अरब के, उनका उतना फ्रीडम नहीं था। उन लोगों को, वो लोग बाहर अपने अकेले नहीं निकल सकते थे, वो कार ड्राइव नहीं कर सकते थे। तो जो गवर्नमेंट जॉब, जो फिजिकल काम होता था, उनमें उनका पार्टिसिपेशन नहीं रहता था। पॉलिटिक्स के लेवल पे उनका पार्टिसिपेशन उतना नहीं रहता था। लेकिन आज के टाइम में सऊदी अरब के अंदर ये सारे चीज़ हो रहा है। औरतों को भी गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल रहा है, उनको पॉलिटिकल लेवल पे भी उन लोगों की एंगेजमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो ये दो जो रूल है, ये धीरे धीरे, ये जो फंडामेंटल जो राइट्स जो पहले वायलेट होता था, ये धीरे धीरे करके सऊदी अरब अपने लोगों को देने लगे हैं। लेकिन बाकी सारे जगह पे ये फंडामेंटल राइट थोड़ा सा दिक्कत की बात है। तो इसीलिए हमने सऊदी अरब का एग्जाम्पल लिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, एक और एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे बेसिक डेमोक्रेटिक राइट जहाँ पे वायलेट हुआ है। वो एग्जाम्पल किसका है, यूगोस्लाविया है। यूगोस्लाविया कहाँ पे, ये देश अब एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ये देश बाद में टूट गया था। टूट के बहुत सारे देश, 7-8 देश बना। ये देश यूरोप में था। तो यूगोस्लाविया जब स्प्लिट हुआ तो कोसोवो जो था वो इसका एक प्रोविंस था। तो ये प्रोविंस के अंदर जो पॉपुलेशन, जो लोग रहते थे, ये लोग मेनली एथनिकल अल्बेनियन थे। तो लेकिन पूरे जो बाकी जो देश थे, पूरे देश में सर्ब लोगों का एक पॉपुलेशन मेजोरिटी था। और उनका जो लीडर था, जो नेशनलिस्ट लीडर था, मिलोसेविक, इन्होंने इलेक्शन जीत लिया था। और इन्होंने क्या बोला, इनके गवर्नमेंट के टाइम में जो भी ये कोसोवो के अंदर जो अल्बेनियंस थे, ये लोग एक तरीके का होस्टाइल लाइफ जी रहे थे, यानी एक बंदी दशा जी रहे थे। इनके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर था। इनका ज़िंदगी के अंदर जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स था ये वायलेट होने लगा। और क्या हुआ, मेनी सर्ब लीडर, यानी सर्ब लोगों का जो लीडर था, जिनका मेजोरिटी पॉपुलेशन था, उनका जो लीडर था, वो लोग एथनिक माइनॉरिटी जो है अल्बेनियंस को ये बोला कि या तो आप लोग देश छोड़ के चले जाओ, या तो हम लोगों की डोमिनेंस में रहो, मतलब हम लोगों की नीचे रहो। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे साथ अत्याचार भी कर सकते हैं, तुम्हारा जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो भी वायलेट होगा। ये सारे मान के या तो हमारे अंडर रहो या तो देश छोड़ के चले जाओ, ये ऑप्शन उन्होंने दिया। तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम एटलीस्ट कम से कम 1000 ऑफ अल्बेनियंस किल्ड बाय द ओन आर्मी ऑफ देयर कंट्री। यानी जो देश के अपने ही लोग थे, यूगोस्लाविया
का एक प्रोविंस था कोसोवो, जो कि उस देश का एक अपना ही प्रोविंस था। उस प्रोविंस के अंदर जो लोग थे वो लोग अपने ही लोग थे, लेकिन उनके ऊपर आर्मी ने एक्शन लिया, बेवजह उनका जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको वायलेट किया और उनको मार दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ एल्बेनियंस किल्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जब भी पॉलिटिकल कोई इंस्टीट्यूशन उस देश की जो जनता की जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको वायलेट करते हैं, तब वो लोग इतना बुरा कर सकते हैं कि उसके देश की खुद की आर्मी को खुद के पॉपुलेशन के ऊपर एक्शन लेने के लिए वो लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेट हुआ कोसोवो के अंदर और थाउजेंड्स ऑफ एल्बेनियंस मारे गए। ये हो गया 3 एग्जाम्पल। ये 3 एग्जाम्पल से हम लोग बस ये समझे कि अगर डेमोक्रेटिक राइट आपके पास ना हो, जनता के पास अगर डेमोक्रेटिक राइट्स ना हो, तो उस जनता का ज़िंदगी बहुत ही बुरा होता है। अब हम देखेंगे राइट्स इन डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले व्हाट आर राइट्स? राइट्स क्या है? ऐसा तो हम लोग समझते हैं राइट्स क्या है, जो अधिकार गवर्नमेंट से हम लोगों को मिलने वाला है वही है राइट्स। फिर भी एक बार उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। राइट्स आर क्लेम ऑफ पर्सन ऑफ अदर फेलो बीइंग्स ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। तो ये जो राइट्स है, राइट्स मतलब हर एक पर्सन का, हर एक लोगों की क्लेम होता है। किसके ऊपर? उनके साथ जो बाकी पॉपुलेशन है, जो बाकी लोग उनके आसपास रहते हैं, उनसे भी और गवर्नमेंट से भी क्या क्लेम रहता है? सोशली वो अच्छे रहे, उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, कोई उनको तकलीफ ना दे, उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, पॉलिटिकल लेवल पे उनका ग्रोथ हो। ये सारे जो उनका जो बेसिक डिमांड है, जो वो इंसान अपने फेलो इंसान से भी कर रहा है, मतलब फेलो जो सिटीजन्स है उनसे भी उनको ये सारे क्लेम चाहिए और गवर्नमेंट से भी चाहिए, जो बेसिक क्लेम है, इनको बोला जाता है राइट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही हमको राइट प्रोवाइड्स करेंगे, हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनका राइट्स के बारे में हमें ही ध्यान रखना है। जो तो मेरे आजू बाजू जो लोग मेरे नेबर्स हैं, मेरे घर में जो लोग रहते हैं, उनका राइट्स सही तरीके से हम दे पा रहे हैं कि नहीं, उनका राइट्स कहीं पे वायलेट हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट सिटीजन के लिए करेगा, सिटीजन्स को भी अपने जो फेलो सिटीजन्स हैं उनका राइट्स के बारे में सोचना चाहिए। मान लीजिए कोई बंदा, उनका 10th का एग्ज़ाम चल रहा है, या तो 12th का एग्ज़ाम चल रहा है बोर्ड का, या तो नीट चल रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है और आप क्या किए, आप उसके घर के सामने एक माइक लगा के गाना लगा के आप नाच रहे हो, तो उसका फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे वायलेट हो गया, क्योंकि आप तो उसके बारे में सोचे नहीं। आप सोचे कि अपने मौज मस्ती के बारे में सोचे, लेकिन उसका जो एग्ज़ाम चल रहा है उसको भी तो पढ़ने का राइट है शांति से, तब उसका राइट वायलेट हो रहा है क्योंकि आप उसको तकलीफ दे रहे हो। तो ये सारे चीज़ हमारे सिटीजन को भी अपने फेलो सिटीजन जो है उनके राइट्स के बारे में ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये हो गया हमारे राइट्स। फिर क्या? व्हाई डू वी नीड्स राइट्स इन डेमोक्रेसी? हमें डेमोक्रेसी के अंदर राइट्स चाहिए ही क्यों? देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर राइट्स नहीं होता है तो हालत क्या होता है, हम पहले 3 एग्जाम्पल से समझ लिए थे। फिर भी हम यहाँ पे 3 पॉइंट को मार्क करेंगे। वो पॉइंट क्या है? नेसेसरी फॉर द वेरी सस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर किसी देश के अंदर गणतंत्र को आपको जिंदा रखना है तो उस देश की नागरिकों को आपको बेसिक जो डेमोक्रेटिक राइट्स यानी फंडामेंटल राइट्स वो देना ही पड़ेगा, वरना ये डेमोक्रेसी सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। फिर क्या? ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स। अगर हम डेमोक्रेटिक राइट माइनॉरिटी को नहीं देंगे तो उस देश की, किसी भी देश की माइनॉरिटी जो है वो, उसका जो लाइफ है वो दिक्कत में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग देखा कि कोसोवो के अंदर क्या हुआ, एल्बेनियंस के ऊपर अत्याचार हुआ, उसी खुद के देश की जो आर्मी है वही उन लोगों को मारा। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का जो राइट्स है उसको हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए। दूसरा क्या? प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑपरेशन। अगर कभी भी किसी देश का गवर्नमेंट जो है, जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलर है, वो उसी देश का जनता के ऊपर अगर अत्याचार करने की कोशिश करे, उनका शोषण करने की कोशिश करे, तो यही फंडामेंटल राइट्स, यही डेमोक्रेटिक राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, वो सारे राइट्स उस सारे ऑपरेशन यानी शोषण के हाथ से इन लोगों को गवर्नमेंट के हाथ से बचाएगा। ये है तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या ख़त्म कर लिए? राइट्स इन डेमोक्रेसी यानी व्हाट आर द राइट्स और व्हाई डू वी नीड राइट्स इन डेमोक्रेसी, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। फिर हम क्या देखेंगे? राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या राइट्स जनता को दिया गया है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो फंडामेंटल
राइट्स के नाम पे लिखा गया है, यानी फंडामेंटल राइट्स, यानी ये सारे चीज़ गवर्नमेंट को लोगों को प्रोवाइड करवानी है। ये ऑर्डर है कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट के लिए। तो क्या क्या राइट्स दिया गया है? पहला जो राइट्स दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद राइट टू फ्रीडम। ये सारे जो ये राइट टू इक्वालिटीज़, राइट टू फ्रीडम, इनके बारे में हम धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे इन सबको। तो पहले हम 6 जो राइट दिया गया है उस 6 राइट्स के बारे में थोड़ा सा उसका हेडिंग को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर क्या कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, एंड लास्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये जो बेसिक जो 6 राइट्स दिया गया है लोगों को, जनता को, तो इस सारे राइट्स के बारे में हम धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी किताब के अंदर पिक्चर भी दिया गया है, ये है फंडामेंटल राइट्स, और इनका जो 6 चीज़ जो मैंने बोला यहाँ पे 6, यही 6 के 6 यहाँ पे लिखा गया है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहला वाला पॉइंट, राइट टू, तो पहला वाला राइट टू इक्वालिटी। इसका मतलब क्या है? द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इन इंडिया इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसका मतलब ये हुआ, भारत के अंदर जो भारत की गवर्नमेंट है वो कोई भी नागरिक को, वो चाहे भारत की पीएम हो, चाहे एक बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे एक किसान हो, चाहे एक जूता सिलने वाला हो, चाहे एक छोटा व्यापारी हो, कोई भी हो, चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक बड़ा कंपनी का सीईओ हो, कोई भी हो, लॉ के सामने वो सारे लोग समान रहेंगे। लॉ किसी के लिए भी कुछ अलग नहीं रहेंगे। तो ये है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा लॉ का। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, राइट टू इक्वालिटी। लॉ के सामने हर एक इंसान, उसका रेस कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो सकता है, सेक्स कुछ भी हो सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है, लेकिन द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट किसी के बीच में भेदभाव नहीं कर सकता, सबके लिए लॉ समान होगा। फिर क्या? इट मीन्स दैट द लॉ अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ पर्सन स्टेटस। जो मैंने बोला कि वो इंसान गरीब हो, अमीर हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, उनके लिए लॉ समान रहेंगे। इसे बोला जाता है रूल ऑफ लॉ, जो कि फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि भारत की डेमोक्रेसी का एक फाउंडेशन है, रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे लॉ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ के बारे में लिखा गया है वही सुप्रीम है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पहला जो राइट्स है ये समझ में आ गया। अब दूसरा, राइट टू फ्रीडम। अच्छा, राइट टू फ्रीडम में क्या क्या दिया गया है? हमें राइट टू फ्रीडम के अंदर भी हमें 6 चीज़ दिया गया है। पहला चीज़ क्या दिया गया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक इंसान वो क्या सोच रहा है, उसके बारे में क्या सोच रहा है, उस सोच को वो अपने भाषा में एक्सप्रेस कर सकता है। फ्रीडम टू स्पीच, उसका बोलने की आज़ादी है। अगर मान ले मुझे गवर्नमेंट की कुछ चीज़ों पसंद नहीं है तो मैं खुल के भारत देश के अंदर उसका विरोध कर सकता हूँ, उनके बारे में मैं आलोचना कर सकता हूँ कि ये स्कीम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कि ये एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम का रिजल्ट टाइम में नहीं आ रहा है। ये सारे चीज़ के ऊपर हम बात कर सकते हैं। मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, मान लीजिए फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, मान लीजिए पढ़ाई का सिलेबस क्या हुआ उसके ऊपर, अगर मेरे अंदर जो भी सोच है वो मैं हाईएस्ट लेवल में बोल सकता हूँ। वो अपना जो मन के अंदर जो बात है उसको मैं खुली मन से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ये फ्रीडम हमें दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी देश के खिलाफ बोलोगे। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, इसका मतलब इसका जो दुरुपयोग है ये आप नहीं करोगे, इसका जो गलत इस्तेमाल है ये आप नहीं करोगे। सही तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो सही रहेगा। फ्रीडम हमें, जैसे कि हमें राइट ऑफ फ्रीडम दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका गलत उपयोग हम लोग करेंगे। हम बस अगर अच्छे काम के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब मैं अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ, चाहे मेरा डिग्री किसी और टॉपिक के ऊपर हो, लेकिन मैं चाहूँ तो इसके ऊपर पढ़ाई कर सकता हूँ और पॉलिटिकल साइंस के ऊपर भी मेरा नॉलेज मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ये फ्रीडम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं जिस कोर्स के ऊपर मेरा डिग्री है उसी कोर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ और टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हम अच्छे चीज़ के ऊपर, अगर मेरा कोई भी
सोच है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे कि गवर्नमेंट का अगर आलोचना करनी है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट्रक्टिव तरीके से। इसे बोला जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो चीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। फिर दूसरा क्या, सिटीजन हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन एनी इशू। लोगों के पास ये फ्रीडम है कि वो चाहे तो किसी भी टॉपिक के ऊपर वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रैलियाँ कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से वो अपने जो भी उनके जो प्रोटेस्ट करने की तरीका है उस तरीके को वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या, फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हम हमारे देश के अंदर कोई भी एरिया पे ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह पे इनर लाइन परमिट चाहिए होता है, क्योंकि वो एरिया ट्राइबल एरिया है, इसीलिए वहाँ पे जाने के लिए वो इनर लाइन परमिट रहता है, लेकिन वो परमिट 5 मिनट में आपको मिल जाएगा। आप बाकी छोड़ के भारत देश के अंदर कभी भी कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, पूरा फ्रीडम है आपको घूमने की। फिर क्या, फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। तो आप लोग एक तरीके का, मान लीजिए एक बड़ा कंपनी खोलनी है, आपको एक एसोसिएशन बनाना है, ये सारे चीज़ कंपनी खोल सकते हो। आप एक यूनियन खोल सकते हो, जैसे कि पॉलिटिकल यूनियन भी खोल सकते हो, एक पॉलिटिकल पार्टी भी खोल सकते हो। ये सारे आज़ादी आपके पास है। फिर क्या, रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हम हमारे देश के अंदर किसी पार्ट में, ऐसा कि मैं मान लीजिए मैं यूपी में पैदा हुआ हूँ या तो मैं बंगाल में पैदा हुआ हूँ, तो इसका मतलब मुझे बंगाल में ही रहना है, यूपी में ही रहना है, ऐसा नहीं है। मैं चाहूँ तो दिल्ली में भी रह सकता हूँ, चाहूँ तो मैं आसाम के अंदर गुवाहाटी में भी रह सकता हूँ, चाहूँ तो मैं नागालैंड में भी रह सकता हूँ, डिमापुर में, वो मेरी मर्जी। चाहे तो मैं तमिलनाडु में चेन्नई शहर में भी रह सकता हूँ। वो मैं कहीं जगह पे जाके, कोई भी जगह पे जाके इंडिया के अंदर हम रह सकते हैं। तो ये फ्रीडम भी हमें दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। फिर क्या, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। मान लीजिए कोई इंसान डॉक्टर है, तो ऐसा नहीं है वो डॉक्टर ही बन के रहेंगे। अगर वो चाहा तो वो टीचर भी बन सकता है, अगर वो चाहा वो बिजनेसमैन भी बन सकता है, वो चाहा तो एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। तो कोई भी प्रोफेशन चुनने की आज़ादी आपको हमारे देश में दिया गया है। आपके डिग्री के ऊपर आपका प्रोफेशन डिपेंड नहीं होगा। अगर आप चाहो तो कुछ और काम में आप माहिर हो, बाद डिग्री करने के बाद भी आपको लगा कि मैं किसी और काम में माहिर हूँ, वो काम मैं अच्छा कर पाऊँगा, तो उसी काम के ऊपर आप फोकस करके अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, या तो आप दो प्रोफेशन भी रख सकते हो। ये है हमारे राइट टू फ्रीडम। फिर क्या, फिर तीसरा पॉइंट, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल के रखा है, क्या बोल के रखा है कि कोई भी इंसान का एक्सप्लॉयटेशन और उसका इलीगल ट्रैफिकिंग नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मेंशन करके रखा है कि कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगा, यानी ह्यूमन बीइंग्स का कोई सेलिंग और बाइंग नहीं होगा। अगर होगा ये क्राइम होगा, और जो करेंगे उसको सज़ा मिलेगी। फिर क्या, प्रोवाइडेड फोर्स लेबर और बेगर। किसी के ऊपर आप फोर्स करके उसको काम नहीं करवा सकते, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया। मान लीजिए आपका एम्प्लॉय है, इसका मतलब ये नहीं है आप कम पैसों में जाके उसके मर्ज़ी के खिलाफ उसको काम करवाओगे। अगर उसको काम करवानी है, उसके मर्ज़ी, उसका कॉन्सेंट लेके तभी उसको काम करवाओगे। वो खुश रहना चाहिए, उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती उसको आप प्रेशराइज करके काम नहीं करवा सकते हो। तो ये है दूसरा। फिर क्या, ये सारे और प्रोहाइबिट्स चाइल्ड लेबर। हमारे देश में चाइल्ड लेबर जो, लेकिन हमारे देश में पहले, अब कम है, लेकिन पहले क्या होता था, बहुत सारे छोटे दुकान में चाइल्ड लोग जो 14 साल के नीचे जिनका उम्र है वो काम करते थे। तो ये जो चाइल्ड लेबर है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल के रखा है कि प्रोहाइबिट चाइल्ड लेबर, कोई भी चाइल्ड लेबर देश के अंदर होना नहीं चाहिए। ये तीनों होगा तो ये एज ए क्राइम इसको माना जाएगा, और जो करने वाले होंगे उनको सज़ा मिलेगा। तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी इंसान का डरा के धमका के एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल तरीके से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल के रखा है। फिर क्या, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे देश का जो प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, उसी में लिखा गया है हमारा जो देश है वो सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री मतलब इस देश के अंदर कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। इंसान कोई भी
रिलीजन को, कोई भी धर्म को अपने तरीके से मान सकता है, पालन भी कर सकता है उसका। तो एवरी पर्सन हैज़ टू राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपागेट। उसको मानना, उसको प्रैक्टिस करना और उसको आगे जाके उसके बारे में बात भी करना, ये सारे चीज़ कोई भी रिलीजन का इंसान वो कर सकता है ये चीज़। बट एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ गया है, बट दे कैनॉट कन्वर्ट एनीवन बाय फोर्स, फ्रॉड और इंड्यूसमेंट और एल्यूरमेंट। यानी कोई भी इंसान कोई और धर्म के लोगों को बाय फ्रॉड और जोर ज़बरदस्ती और ठगी करके उसको अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अगर कन्वर्ट करने की ऐसे कोशिश हो तो उसको इलीगल माना जाएगा और एज ए क्राइम उसको गिना जाएगा। तो आप अपने धर्म को मान सकते हो, पालन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोपागेट भी कर सकते हो, मतलब अपने धर्म के बारे में आप बातचीत भी कर सकते हो, लेकिन जोर ज़बरदस्ती आप किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। फिर क्या, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारे कल्चर और एजुकेशनल राइट्स को भी उल्लेख किया गया है, उनका भी। और क्या कल्चर में क्या बोला गया, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विथ ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव टू राइट टू कंजर्व इट। यानी हर एक कल्चर के लोगों को उनके भाषा को, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने की राइट उनको है। जैसे कि कोई भी इंसान अगर बंगाल में रहता है तो वो बंगाली भाषा, जो बंगाली लैंग्वेज है और उनका जो कल्चर है, जैसे कि दुर्गा पूजा, उसको मानने का और उसको प्रिजर्व करने का राइट उनको है। ऐसे ही तमिल के अंदर जो भी फेस्टिवल है, उनका जो भाषा है तमिलियन, जो दुनिया के अंदर सबसे पुराना लैंग्वेज है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की राइट उनको है। फिर नॉर्थ ईस्ट में जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने की राइट, नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइबल एरिया है, जो ट्राइबल लोग हैं, उनके पास वो राइट है। ये ऐसे हर एक सेक्शन के लोगों को, हर एक सेक्शन की सिटीजन को ये राइट्स दिया गया है कि वो अपने भाषा, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर क्या, एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizen or on ground of religion and language। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये दो चीज़ भारत के अंदर जहाँ जहाँ है वहाँ पे कोई भी इंसान को रिलीजन और लैंग्वेज के बेसिस में उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब कोई वहाँ पे जो भी इंसान किसी भी लैंग्वेज का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी लैंग्वेज का हो, कोई भी कल्चर का हो, अगर वहाँ पे पढ़ने के लिए कोई भी इंसान एडमिशन मांगने आए तो उसको एडमिशन मिलना चाहिए। रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस में वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट फंडेड है और गवर्नमेंट का है। फिर क्या, all minorities have the rights to establish and administer educational institutions of their choice। हर एक माइनॉरिटी को, जैसे कि मान लीजिए जैन, हम लोगों के देश में बहुत सारे जैन कॉलेज, वो भी बहुत ही अपग्रेडेड का, बहुत ही हाई लेवल का कॉलेज आपको मिल जाएगा। जैन लोगों का मिल जाएगा, सिंधी लोगों का मिल जाएगा, आपको क्रिश्चियन कॉलेज मिल जाएंगे, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। ये सारे चीज़ यहाँ पे बोला गया है, हर एक माइनॉरिटी को वो अपने इंस्टीट्यूशन को अपने चॉइस के हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशन को वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि क्रिश्चियन स्कूल, जैसे कि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल हमें मिल जाएंगे। तो ये चीज़ हर एक माइनॉरिटी को ये राइट्स दिया गया है। फिर क्या, फिर राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब लास्ट में ये 5 फंडामेंटल राइट्स तो हमने देख लिया, 5 फंडामेंटल राइट्स हमने कवर कर लिए। राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट भी हम लोग कवर कर लिया। अब हम ये करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अच्छा, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये जो वर्ड है इस लाइन का मतलब को समझते हैं। देखिए, द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर इन्फोर्सेबल। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स लिखा गया है तो इसका मतलब ये इन्फोर्सेबल, इसको इन्फोर्स किया जाना चाहिए। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स कभी भी वायलेट हो तो आप प्रेशर डाल के गवर्नमेंट के ऊपर थ्रू कोर्ट
आप गवर्नमेंट के ऊपर थ्रू कोर्ट प्रेशर डाल के अपना जो फंडामेंटल राइट्स है इसको आप इन्फोर्समेंट कर सकते हो। इसी को बोला जाता है वी हैव राइट्स टू सीक द इन्फोर्समेंट ऑफ द अबव मेंशन्ड राइट्स। यानी ये जो 5 राइट्स दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, अगर ये कभी भी वायलेट हो तो आम इंसान, आम जनता, आम सिटीजन वो कोर्ट में जाके ये बोल सकता है कि मेरा फंडामेंटल जो राइट्स है वो वायलेट हो रहा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि मुझे मेरा फंडामेंटल राइट्स मिलना मेरा हक है, और आप कोर्ट हो, अब आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, आप गवर्नमेंट को कह के मेरा जो फंडामेंटल राइट्स है इसको आप मुझे दिलाओ। ये चीज़ मतलब एक तरीके का इन्फोर्समेंट, अगर वायलेट हो तो हम उसको इन्फोर्स कर सकते हैं थ्रू कोर्ट। तो वही चीज़, दिस इज कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसी को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इफ़ एनी फेलो ऑफ सिटीजन, प्राइवेट बॉडीज और गवर्नमेंट वायलेट्स एनी वंस फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई भी किसी का फंडामेंटल राइट्स वो एक सिटीजन दूसरे सिटीजन का हो, एक प्राइवेट संस्था उसके एम्प्लॉय का हो, या तो गवर्नमेंट उसकी जनता का हो, कोई भी किसी का फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर हाथ डालता है तो ही और शी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे जब भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात आए तो इंसान डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर केस में जो नॉर्मल केस होता है उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। पहले हम डिविजनल कोर्ट जाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर हम हाई कोर्ट जाएंगे, फिर जाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब बात फंडामेंटल राइट के ऊपर आता है तब हम लोग सीधा इन्फोर्स करवाने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सीधा कहाँ जा सकते हैं, हम सीधा उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके हम ये बोल सकते हैं केस फाइल करके कि मेरा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जी जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उन्होंने ऐसे लिखा है, ऐसे उसको बनाया है। ऐसे अंबेडकर जी अकेले नहीं थे, उसके साथ और भी लोग थे, लेकिन उनको ही फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है, बोला गया है। तो उन्होंने जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनके दिमाग में हमेशा ये था कि ऐसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है कि लोगों की राइट्स भी वायलेट ना हो और गवर्नमेंट भी अपना काम सही तरीके से करे। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला है, दैट इज़ वाई डॉक्टर अंबेडकर कॉल्ड द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए उन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, जो 6 नंबर का जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है हमें, इसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल भी उन्होंने बोला है। तो ये जो 6 नंबर का जो फंडामेंटल राइट्स है ये कितना इम्पोर्टेंट है, यही सारे जो इसके पहले वाले जो 5 राइट हमें दिया गया है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे खूबसूरत और प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन शायद ही किसी देश के अंदर हो। तो अब वही चीज़, लेजिस्लेचर हो और एग्जीक्यूटिव हो, कोई भी हमारा नो वन कैन वायलेट एनीवन्स फंडामेंटल राइट्स। अब हम देखेंगे एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। हम अपना राइट्स के स्कोप कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास तो एजुकेशन, कोई भी गवर्नमेंट का एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, तो वहाँ पे कोई भी जाके अपना पढ़ाई का मांग करेगा तो एडमिशन लेना चाहेगा तो उसको हम एडमिशन देना ही होगा उसको, गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ अभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं था, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिखा नहीं गया था, लेकिन हम लोग धीरे धीरे कुछ और चीज़ों को हमारे फंडामेंटल और जो बेसिक जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उसके अंदर डाल रहे हैं। वो क्या है, राइट टू एजुकेशन। हम जो शिक्षा का जो राइट है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर यानी डेमोक्रेटिक राइट्स के अंदर हम लोगों ने डाला है। हमने क्या बोला है हमारे गवर्नमेंट ने, द गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन अप टू एज 14। यानी 14 साल तक बच्चे को उसका जो एजुकेशन, फंडामेंटल जो एजुकेशन है और उसका जो पढ़ाई लिखाई का सारे खर्चा, सारे एजुकेशन कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। ठीक है, ये हमने एक्सपेंड किया है, ये पहले नहीं था, लेकिन हम धीरे धीरे करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी डेवलप कर रहे हैं और ख़ुद को भी डेवलप कर रहे हैं। ये चीज़ हमारे गवर्नमेंट ने ये चीज़ दायित्व लिया है कि 14 साल तक हर एक बच्चे को
बेसिक जो एजुकेशन है वो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। फिर क्या, पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड ए लॉ गिविंग द राइट्स टू इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, जो कि कोई भी सिटीजन अगर गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत वो गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आप मान लो कि हमारे पास कितना मिलिट्री कैपेसिटी है, जो भी खुफिया इन्फॉर्मेशन है वो आप नहीं जान सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपका एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया उसमें आपको लगा कि मैं जितना अच्छा एग्ज़ाम दे के आया हूँ उसके हिसाब से मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप RTI करके आपका जो कॉपी है उसको मंगवा सकते हो, उसको फिर से रीचेक करवा सकते हो अपने तसल्ली के लिए। तो ये सारे चीज़ RTI के अंदर आता है। लेकिन आप ये नहीं पूछ सकते हो कि हमारे पास कितना तेजस है, कितना सुखोई M30 है, सुखोई MK30 है, सुखोई SU-30 है, हम पाकिस्तान के अंदर क्या कहाँ डैमेज किए थे, ये सारे चीज़, ऑपरेशन सिंदूर किसने प्लान किया था, ये सारे चीज़ हमने नहीं पूछ सकते। लेकिन जो बेसिक लेवल का जो जानकारी है वो हम लोग RTI के थ्रू जान सकते हैं, पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से। फिर क्या, ये भी एक तरीके का फंडामेंटल राइट्स जो जनता को दिया गया है। फिर क्या, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर डाला गया है, जो कि फंडामेंटल राइट से निकाल के वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंदर डाला गया है। क्योंकि गवर्नमेंट का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि आपको प्रॉपर्टी मुहैया कराए, कि आपके नाम पे कोई ना कोई अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो गवर्नमेंट का दायित्व ये नहीं है कि आपको एक प्रॉपर्टी दे, ये दायित्व गवर्नमेंट का नहीं है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने खरीदे है अपने पैसों से, अपने मेहनत से, तो वो प्रॉपर्टी आपका रहेगा, उसका राइट, उसके ऊपर आपका ही राइट होगा। ये राइट कौन प्रोवाइड करवाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट्स पे नहीं रखा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे रखा गया है। क्योंकि फंडामेंटल राइट में क्या होता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि ये सारे चीज़ आपको प्रोवाइड करवानी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो होता है, ये चीज़ वो आप अपने हिसाब से अगर कर पाओ तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें कोई प्रेशर नहीं रहेगा, कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि वो आपको प्रोवाइड करवाए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? फिर क्या, और इंटरनेशनल कोवेनेंट, इंटरनेशनल कोवेनेंट क्या है? इकोनॉमिक राइट दिया गया है, कि इकोनॉमिक राइट को मेंटेन किया गया है, मतलब मेंटेन करने की कोशिश किया गया है कि हर इंसान को अपने तरीके का काम करने की मौका मिले, और उनका जो इकोनॉमी का स्टेटस है वो भी डेवलप करे, कि गरीबी रेखा के नीचे से बाहर आए, और वो भी हाई इनकम का जो रेशियो है उसमें आए। फिर क्या, सोशल लेवल पे हर किसी को राइट दिया गया है, और कल्चरल लेवल पे भी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया जाता है, और उसको एक्सपेंड भी कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारे हो गया एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, और लास्ट में जाके कुछ वोकेबुलरी, कुछ वर्ड यहाँ पे दिया गया है, उसका मीनिंग हम समझेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो पहला क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका मतलब क्या हो गया? एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स हु कैंपेन फॉर ह्यूमन राइट्स। दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ऑन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के अंदर कहीं पे भी अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट होता है तो उसके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट बनाता है, और लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इस जगह पे ऐसे ऐसे करके ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ है। फिर क्या, फिर दूसरा वर्ड क्या है? क्लेम। क्लेम मतलब डिमांड, जिसके ऊपर हम डिमांड और लीगल तरीके से और मोर एंटाइटलमेंट ऑफ ए पर्सन मेक्स ऑन फेलो सिटीजन, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। जैसे कि हम क्लेम कर सकते हैं, मतलब हमारा फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो, हम गवर्नमेंट से ये क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा हक है। तो जब आपके जो हक है उसी चीज़ को आप मांगते हो तो उसको क्लेम बोला जाता है। फिर क्या? कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब क्या है? जो यहाँ पे देखा इंटरनेशनल कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब ये है प्रॉमिस मेड बाय इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और कंट्रीज टू अपहोल्ड ए रूल ऑफ प्रिंसिपल। इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरीज टू द एग्रीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ, तो आप किसी इंडिविजुअल्स और ग्रुप और कंट्रीज़ के लोगों अंदर कुछ रूल ऑफ प्रिंसिपल है, जहाँ पे रूल ऑफ प्रिंसिपल को आप लोग अपहोल्ड किए, मतलब उसको सबसे ऊपर रखा है, और लीगली बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरीज टू द एग्रीमेंट और स्टेटमेंट।
लीगली बाइंड है। फिर क्या दलित, दलित मतलब इसके बारे में हम लोग हर कोई जानते हैं। दलित ए पर्सन जो कि निचले कास्ट से आता है, मान लीजिए शेड्यूल कास्ट से जो आता है उनको हम लोग दलित बोलते हैं। फिर एथनिक ग्रुप, एथनिक ग्रुप मतलब एक ग्रुप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जिसका जो एथनिसिटी है, जो जिनका जो एंसेस्टर है, जो पूर्वज है वो सेम है, जिसका जो पूर्वज है, जिसका जो कल्चरल प्रैक्टिस है, रिलीजियस जो बिलीफ है, जो हिस्टोरिकल मेमोरीज है, ये सारी चीज़ सेम है, तब उसको एथनिक ग्रुप बोला जाता है। सेम एथनिक ग्रुप के लोग बोले जाते हैं। फिर क्या ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब सेलिंग और बाइंग ऑफ मेन वुमेन चिल्ड्रेन फॉर इमोर्टल पर्पस, गलत तरीके से ह्यूमन को, इंसान को बेचना खरीदना, इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला जाता है। फिर समन मतलब एक ऑर्डर इशूड बाय ए कोर्ट आस्किंग ए पर्सन टू अपीयर बिफोर इट। समन मतलब किसी कोर्ट को, अगर कोर्ट ने किसी इंसान के लिए ये समन पास किया, मतलब उसको ऑर्डर दिया है कि आप आके कोर्ट में अपीयर हो, उसको समन बोला जाता है। रिट मतलब ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट कॉन्टेनिंग एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू द गवर्नमेंट इशूड ओनली बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो एक फॉर्मल ऑर्डर जो कि या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट ही इशू कर सकता है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, उसको एक ऑर्डर देने के लिए, डायरेक्ट ऑर्डर देने के लिए, इसको रिट पिटीशन बोला जाता है। तो ये जो 5वां जो चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो रैपिड रिवीजन के अंदर जल्दी जल्दी रिवीजन हमने किया। तो अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी रिवीजन्स, हमारी वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जब भी इसके बाद हम क्लास 10 का भी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर सारे लेक्चर लेके आएंगे, और 9-10 के ऊपर जितना भी सोशल साइंस के ऊपर जो भी सब्जेक्ट है उन चारों सब्जेक्ट का, यानी जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के ऊपर सारे चैप्टर का हम वीडियो लेके आएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो को पसंद किए आप लोग, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।